सोचिए, तारीख है 23 मार्च 1931, जगह है लाहौर सेंट्रल जेल, और फांसी के तख्ते की तरफ एक 23 साल का नौजवान अपने 2 साथियों के साथ मुस्कुराते हुए बढ़ रहा है। ये कैसे मुमकिन है? आज हम इसी कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मतलब मौत से सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर। और वो फांसी के फंदे को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अपनी महबूबा को देखता हो। ये ये एक अजीब बात है ना। एक नौजवान जो मौत से डर नहीं रहा बल्कि उसे गले लगा रहा है। ये एक ऐसी कहानी थी जिसकी नींव आज से ठीक 12 साल पहले रखी गई थी। और ये नौजवान ये कोई और नहीं बल्कि शहीद आजम भगत सिंह थे। एक ऐसा नाम, एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने जेल की 4 दीवारी के अंदर बंद होकर भी पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1919, तारीख 13 अप्रैल, जब सिर्फ 11 साल के एक बच्चे भगत सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में सुना। बस वो एक खबर, और उस एक खबर ने उनकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। सोचकर देखिए, वो 11 साल का बच्चा 40 किलोमीटर पैदल चलकर उस बाग में पहुंचा, और वहां का जो मंजर था वो दिल दहला देने वाला था। दीवारों पर खून के छींटे, चारों तरफ बिखरी हुई चप्पलें, और हवा में एक अजीब सी दर्द भरी खामोशी। बस उसी पल, उसी जगह उस बच्चे ने एक फैसला कर लिया था। उन्होंने वहां की खून से सनी मिट्टी उठाई और उसे एक छोटी सी शीशी में भर लिया। वो सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वो एक संकल्प था, एक कसम थी। शायद किस्मत भी देख रही थी कि वो नन्ही उंगलियां असल में ब्रिटिश हुकूमत की कब्र खोदने की शुरुआत कर रही थी। ये वो पहली चिंगारी थी जिसे आगे चलकर पूरे देश में क्रांति की आग बनना था। और यहीं से घटनाओं का एक सिलसिला शुरू होता है। देखिए कैसे एक घटना दूसरी से जुड़ी है। 1919 में जलियांवाला बाग ने जो चिंगारी लगाई, वो 1928 में लाला लाजपत राय की शहादत के बाद और भड़की। और फिर उसी शहादत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने ब्रिटिश ऑफिसर सॉन्डर्स की हत्या कर दी। लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि अब जंग का तरीका बदलना होगा। सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह को ये एहसास हुआ कि ये लड़ाई सिर्फ गोली और बम से नहीं जीती जा सकती। असली लड़ाई तो विचारों की है। अगर देश को जगाना है तो क्रांति की मशाल को हर घर तक पहुंचाना होगा। तो उन्होंने अपनी पूरी रणनीति ही बदल दी। हथियारों की लड़ाई को विचारों की लड़ाई में तब्दील कर दिया। उनका प्लान क्या था? प्लान ये था कि वो अंग्रेजों के ही सिस्टम को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। उनकी अदालतें, उनके अखबार, इन्हीं को अपना हथियार बनाकर क्रांति का संदेश पूरे देश तक पहुंचाएंगे। और इसी सोच के साथ उन्होंने अपना मास्टर प्लान तैयार किया। तारीख थी 8 अप्रैल 1929, जगह सेंट्रल असेंबली। प्लान था बम फेंकना। लेकिन ये कोई हमला नहीं था, ये एक तरह का पॉलिटिकल थिएटर था जिसका मकसद था बहरों को सुनाना। बम भी ऐसे थे जिनसे कोई मरे नहीं, सिर्फ जोर का धमाका हो। और सबसे बड़ी बात, धमाके के बाद भागना नहीं था, बल्कि खुद को गिरफ्तार करवाना था। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने शेर को पिंजरे में कैद कर लिया है, पर असल में वो खुद शेर के पिंजरे में चले आए थे। भगत सिंह ने अदालत को अपना स्टेज बना लिया, और क्या दिमाग चलाया। एक बार तो उन्होंने अपने ही एक साथी, जो सरकारी गवाह बन गया था, उसे बातों बातों में ऐसा फंसाया कि उसने भरी अदालत में बम बनाने का पूरा तरीका बता दिया। और मजे की बात ये कि अगले दिन ये सब अखबारों में छप भी गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जेल के अंदर एक नई जंग शुरू होने वाली थी। इस बार लड़ाई थी भारतीय कैदियों के हक के लिए, उनके साथ जो भेदभाव और बुरा बर्ताव होता था उसके खिलाफ। और इस बार भगत सिंह का हथियार था भूख हड़ताल। 116 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन दिनों की गिनती है जब भगत सिंह और उनके साथियों ने अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डाला था। 116 दिन की भूख हड़ताल, ये इंसानी सहनशक्ति की हदों के परे है। एक अविश्वसनीय कारनामा। अंग्रेजों ने इस हड़ताल को तोड़ने के लिए हर जुल्म आजमाया, कोड़ों से पीटा, बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया, पानी तक नहीं दिया। यहाँ तक कि जब नाक के रास्ते जबरदस्ती दूध डालने की कोशिश की जाती तो ये क्रांतिकारी उसे भी उल्टी करके बाहर निकाल देते थे। उनका शरीर शायद कमजोर हो रहा था, पर उनकी आत्मा, वो फौलाद की बनी थी, वो टूटने को तैयार नहीं थी। और आखिरकार ब्रिटिश हुकूमत को झुकना पड़ा। उनकी एक एक मांग मान ली गई। ये जेल की दीवारों के अंदर एक बहुत बड़ी जीत थी। एक ऐसी जीत
जिसने पूरी दुनिया के सामने अंग्रेजी प्रशासन की कमजोरी को बेनकाब कर दिया। तो चलिए अब हम कहानी के उस आखिरी पड़ाव पर वापस लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। फांसी के लिए 24 मार्च की सुबह तय की गई थी, लेकिन बाहर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इस गुस्से से डरकर अंग्रेजों ने फैसला किया कि फांसी 11 घंटे पहले यानी 23 मार्च की शाम 7 बजे ही दे दी जाए। उस आखिरी मुलाकात का जिक्र करना भी जरूरी है, जब उनकी माँ उनसे मिलने आई। जाहिर है, अपने जवान बेटे को मौत के इतने करीब देखकर उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। पर भगत सिंह ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया। कहा, माँ, अगर आप रोएंगी तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि भगत सिंह की माँ रो रही है। उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी, और उस बेटे का जज्बा देखिए। और फिर वो आखिरी पल आया। जेलर फांसी के लिए बुलाने आया। उसने देखा भगत सिंह बड़े आराम से लेनिन पर एक किताब पढ़ रहे हैं। जेलर ने आवाज दी, भगत सिंह, वक्त हो गया है। जानते भगत सिंह ने क्या कहा? उन्होंने बड़े शांत भाव से जवाब दिया, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। मौत दरवाजे पर खड़ी है और वो कहते हैं बस कुछ पल और। ये होती है विचारों की ताकत। इसके बाद वो तीनों दोस्त भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु एक दूसरे के गले में हाथ डालकर फांसी के तख्ते की ओर बढ़े, जैसे भाई हों, और उनके लबों पर सिर्फ एक ही चीज थी, इनकलाब के नारे। कहते हैं कि उनकी आवाज में इतनी ताकत थी कि जेल की दीवारें तक कांप उठी थीं। इनकलाब जिंदाबाद, ये उनका आखिरी नारा था, एक ऐसा नारा जो बगावत की आवाज बन गया। उन्होंने फांसी के फंदों को चूमा और बिना किसी खौफ के मौत को गले लगा लिया। अंग्रेजों को लगा उन्होंने जीत हासिल कर ली। उन्होंने 3 क्रांतिकारियों को खत्म कर दिया, पर वो ये नहीं जानते थे कि उन्होंने अनजाने में एक ऐसे अमर विचार को जन्म दे दिया था जो आग की तरह पूरे भारत में फैलने वाला था। ये शहादत, ये कोई हार नहीं थी, ये भगत सिंह की वैचारिक लड़ाई की सबसे बड़ी जीत थी। ये उनकी आखिरी और सबसे कामयाब चाल थी, जिसने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। उनकी कुर्बानी आज़ादी की लड़ाई के लिए एक मशाल बन गई। अंग्रेज उनके शरीर को तो फांसी दे सकते थे, लेकिन उनके विचारों को नहीं। भगत सिंह एक इंसान नहीं, एक विचार बनकर करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो गए। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, आज हमारे लिए, एक ऐसे देश के लिए जिसे इतनी कुर्बानियों के बाद आज़ादी मिली, उस 23 साल के नौजवान की शहादत के क्या मायने हैं? ये सोचने वाली बात है।